ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि हेडली ने जो पोल खोली है, क्या भारत को उतनी सफलता मिल पाएगी, खासकर पाकिस्तान के सामने, जिसके जरिए पाकिस्तान को वो चीजें, वो सबूत, वो बयान सौंपा जा सके कि अब तो आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ होता रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप दुबे साहब हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, उज्ज्वल निकम साहब कोशिश कर रहे हैं तमाम तरह की चीजों को खंगालने की, हेडली से ये पूछने की, और इसमें सफलता भी मिली है। कल मंगलवार को भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और कई और सारी चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक पाकिस्तान नकारता रहा है, इस बात को स्वीकारता ही नहीं है कि 26/11 में उनकी जमीन का, उनके लोगों का कोई भी हाथ रहा है, जैसे खुद हाफिज सईद बोलते रहे हैं। क्या हमको उस तरीके से, अगर कानूनी लहजे में समझने की कोशिश करें, तो क्या हमको उस तरीके से उतनी सफलता मिल पाएगी, हम इसे वो सबूत माने? देखिए, एनआईए ने जो काम किया है, एनआईए जो है इस केस को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी मैटर ऑफ एविडेंस है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, उसके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो ये आतंकवादी गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान से ही चलती हैं, और था सिंध का उन्होंने एक जिक्र किया था कसाब के मामले में। तो ये विषय ये है कि हम लोग बार बार इसका राजनीतिकरण न करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में नहीं, भारत में ये पहला ऐसा आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है विश्व, मतलब भारत का ये पहला ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें किसी आतंकवादी को अपने देश नहीं बाहर से, यानी एक हिस्ट्री बनी है, आज एक हिस्ट्री इतिहास भी बना है भारत के कोर्ट में कि किसी आतंकवादी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में इस तरह की गवाही हुई है, पूछताछ हुआ है। देखिए, इसमें ना कांग्रेस की बहुत कुछ जिम्मेदारी है, ना आम जो भाजपा बीजेपी, किसी सरकार की हम जिम्मेदारी नहीं कर सकते। उस समय जब पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, तो उन्होंने जो यूएस से की जो ट्रीटी थी वो बार बार जिक्र किया, और यूएस ने बार बार ये कहा कि आप जो भी इनसे गतिविधियां लेना चाहते हैं, जो भी इनसे आप रिसोर्सेज हैं, जो भी जानकारियां लेना चाहते हैं, हम वो जानकारी देने को तैयार हैं। जब वहां की कोर्ट ने उनको सजा दी थी, तो हमें लगता है कि ये बेहतर है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है, जो बेहतर ये केस बनाना चाह रही है, हम लोग को मिलकर उस एजेंसी पे विश्वास करना चाहिए। और हमें लगता है कि ये दबाव है पाकिस्तान पे, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में एक बेहतर सरकार है, तो सरकार को एक बेहतर विकल्प मिलेगा कि वो और बेहतर ढंग से अपनी बात को दूसरी जगह 26/11 आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी कोर्ट पहले से ही 35 साल की सजा हेडली को सुना चुकी है। अभी हाल ही में अमेरिका से बयान आया था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण ना दे, अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ ना दे। ये पहले ही हो चुका। उसके बावजूद भी अमेरिका भारत को लेकर पाकिस्तान के ऊपर उस तरीके से दबाव क्यों नहीं बनाता है? उसे जो आर्थिक मदद वहां पर मिलती है या दूसरी सुविधा उसको वहां से मिलती है, उसको लेकर अब तक उतना सख्त क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन इसके पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि मसूद अजहर और लोग जो पकड़े गए 1993 में कश्मीर में, तो उनको सजा हम 99 तक नहीं दे पाए और उड़नछू हो गए उसके बाद। तो ये हेडली प्रकरण से देखना चाहिए कि अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम कितना शार्प काम करता है, ये हमको भी लगाना चाहिए। आप आतंकवादी को पकड़ के रखे और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जुडिशरी आपका काम नहीं कर पा रही उतनी स्पीड से। अब जो मूल बात है कि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान को 3 ए चलाता है, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका, लेकिन वो ट्रिपल ए जो अमेरिका वाला ए है वो थोड़ा ढीला पड़ रहा है, और चाइना वहां ज्यादा थोड़ा असरदार हो रहा है। अब $20 बिलियन का सपोर्ट जो है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, जो अक्टूबर 2001 से अमेरिका ने शुरू किया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान को बताया गया कि भाई पाकिस्तान इसका सहभागी है, लेकिन उस्मा बिन लादेन मारा गया तो पता चल गया कि भाई तो उसके गेस्ट हाउस में रह रहे थे। तो पाकिस्तान में आर्मी जो है इतना पावरफुल है कि यूसुफ रजा गिलानी उसके प्रधानमंत्री थे, 2012 में उनका बयान है कि पाकिस्तान का स्टेट पाकिस्तान की आर्मी के अंदर है, ना कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के स्टेट के अंदर है। तो पाकिस्तान की आर्मी किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर भारत के साथ एक अच्छा संबंध नहीं चाहती है, और जितने आतंकी संगठन है वो आर्मी के उंगली हैं, कोई कान है, कोई नाक है, कोई दांत है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जब तक चलता रहेगा, पाकिस्तान में आर्मी की मोनोपोली चलती रहेगी, तो नवाज शरीफ हो, बेनजीर भुट्टो हो, आसिफ अली जरदारी हो, कोई भी डेमोक्रेटिक लीडर हो, हुक्मरान हो, इनका कुछ चलने वाला नहीं है। ये लोग मोहरे हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है। अब पाकिस्तान की आर्मी पर अमेरिका का एक आंशिक असर है,
बहुत असर नहीं है, थोड़ा सा कहीं पर वो डाउन कर देते हैं, लेकिन फाइनली पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों को बचा के एक एसेट के तौर पर रखना चाहती है। अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है, और वो भी अमेरिका के लिए एक सरदर्द का सवाल है। लेकिन पहले 15 साल 20 साल पहले की तुलना में आज अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा दबाव डाल रहा है कि आतंकियों पर तुम कार्रवाई करो। लेकिन पाकिस्तान की जो हुक्मरान है और मिलिट्री है, वो कितने हद तक उस दबाव को झेलती है और कितना एक्शन लेती है, ये देखने की बात है। लेकिन अमेरिका दबाव थोड़ा ज्यादा जरूर बढ़ाया है पिछले 15-20 साल की तुलना में। आरती जी, हम बोलेंगे कि इतने आतंकवादी मारोगे तो हम इतने मारेंगे और हम ये कर देंगे, और उम्मीद फिर भी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हमारा साथ दे। इतना ही भर नहीं मनोज जी, इतना ही नहीं है। अगर आप देखें तो पूरी की पूरी विदेश नीति, हमारी जो कूटनीति है, ये जो दबाव अमेरिका बना रहा है, या जिस तरीके से पहली बार पाकिस्तान एटलीस्ट मानने के मोड में आया है, एटलीस्ट ये कहने लगा कि हम पकड़ेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले तो वो मानता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल दबाव जो बन रहा है, जो ग्लोबल प्रेशर, और भारत अब और भी फोर्सफुली, क्योंकि पहली बार बिल्कुल ठीक कह रहे थे संदीप दुबे जी की, ये इतिहास बना है कि पहली बार एक इंटरनेशनल कोर्ट से मुंबई की कोर्ट में, भारत की कोर्ट में जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक एक तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के बूते पे, क्योंकि ये तो अब पूरा विश्व देख रहा है, उसके बूते पे एक जबरदस्त दबाव पाकिस्तान पे बनेगा। और भारत की जो रक्षा मंत्रालय है, भारत की जो सरकार है, वो पूरी तरह से राष्ट्र सर्वोपरि के धर्म पे चलने वाली सरकार है, और उसमें एक एक सैनिक है, उसका इतना महत्व है। इसको जिस तरीके से उसके प्रति संवेदनशीलता और सेंसिटिविटी जिस तरह से दिखाई है, उसमें मुझे ऐसा लगता है किसी भी तरह का हमें सिर्फ अब हमें इस पे जो एक्शन और मजबूती से, जिससे कि ये डिफेंस में ना आए पाकिस्तान, उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करके करना है, और जो हम कर रहे हैं लगातार, और वो मुकेश जी आप नहीं कर पाए, करने का ही एक कारण है कि आज आपको ये दिखाई दे रहा है। और आज कसाब को पकड़ा था, कसाब को भी, भारत एक ऐसा देश है कि ड्यू प्रोसीजर पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि उसके करने के बाद उस पे उसको वो किया गया। तो इसी तरीके से आज जो हाफिज सईद है, उसको पाकिस्तान पे इतना प्रेशर जनरेट मुझे लगता है भारत करेगा। मुकेश जी आप नहीं कर पाए, भारत सरकार करेगी कि जिससे मेरी जो समझ में आया उससे यही लगता है मुकेश जी कि आप ये दबाव नहीं बना पाए अपनी सरकारों में। देखिए, अगर आप मनु जी इंटरनेशनली पूरी कूटनीति और मध्य पूर्व एशिया और बाकी देशों की चर्चा करें जो आज भारत में है, तो कूटनीति में बहुत ज्यादा हम और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अमेरिका की बात बार बार आती है कि अमेरिका अपना हाथ खींच रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे मध्य पूर्व और एशिया में अमेरिका को एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी की जरूरत है अपने साथ लेने के लिए। इसलिए पाकिस्तान से उसके संबंध बराबर जारी रहेंगे, बराबर मदद मिलती रहेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मनु जी, अमेरिका को लेकर जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां पूरी दुनिया में हो रही हैं, आप देख लीजिए सीरिया में, इराक में, अपना और अफगानिस्तान में, या जहां भी भारत में छोटी मोटी आतंकवादी गतिविधियां आतंकवादियों के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें रशियन, अमेरिकन और चाइनीज वीपन्स यूज हो रहे हैं, उनके हथियारों का उपयोग हो रहा है। केवल 3 देशों के हथियार यूज हो रहे हैं। हमारी कूटनीतिक असफलता यह है कि हमारा पड़ोसी नेपाल, उसके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि युद्ध की विभीषिका से ज्यादा खतरनाक है जो व्यवहार भारत ने हमारे साथ किया है। पहली बार ऐसा हुआ कि रशियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी हथियारों की एक खेप पाकिस्तान को पहली बार दी। कितना बड़ा हमारा फेलियर है। पाकिस्तान और भारत की सीमाओं पर इतना तनाव है, युद्ध जैसा माहौल है आज, और ये केवल बयान देते हैं, ये केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परिणाम कुछ आने वाला नहीं है। मुझे बताइए पठानकोट का क्या परिणाम आया? नवाज शरीफ ने कहा कि हम
ये आपके समय पे नवाज शरीफ ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं। हम सब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में आज हैसियत क्या है, क्या स्थिति है, क्या देखेंगे साहब। सारी गतिविधियां सेना और आईएसआई पहले हुआ, अब नहीं हुआ, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरीके से कूटनीति या विदेश नीति के तहत पाकिस्तान के साथ जो बातचीत अब चल रही है उससे कुछ हल निकल पाएगा, और इस तरह के सबूत या इस तरह के तथ्यों के साथ हम नए सिरे से अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करेगा और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ उतनी सख्ती से कार्रवाई करेगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं कि जब 26/11 हुआ था तो ये बात याद रखना चाहिए आरती मेहरा जी को भी और सब लोगों को कि हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी उस कांड में पकड़े गए थे जी। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई थी, वो पकड़े गए थे। जकीर रहमान लखवी आज भी जेल में है, उसी समय पकड़ा गया था। दूसरी बात यह कि ये छूटे थे, हाफिज सईद छूटा था तो सबूतों के अभाव में छूट गया था। लेकिन मेरा अभी ऐसा लगता है, जितनी चीजें मैंने देखी हैं, कि जो सबूत अभी भी हम लोग दे पा रहे हैं वो पाकिस्तानी कोर्ट में किस तरह से ट्रायल में स्टैंड करेंगे। हम लोग डोजियर की बात करते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं। सीधी सी बात यह है मनोज जी कि इसमें सबूत सब कुछ वहां पे है, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। हम कन्विंस हैं कि वहां पे है, जैसा कि पाकिस्तान चाहे तो उनको प्रोसिक्यूट कर सकता है, उनको सजा दे सकता है। पाकिस्तान ऐसा चाहता नहीं है। जैसा कि फैसल बता रहे हैं कि ये पूरा मामला वहां की अदालत में भी चल रहा है और सबूतों के अभाव में हाफिज सईद को छोड़ दिया गया। ऐसे कौन से सबूत भारत के पास हैं? भारत ने वो सबूतों का डोजियर वहां पर दिया और उसके बावजूद भी वहां की अदालत में आज भी मामला चल रहा है और हाफिज सईद बाहर है। बयानबाजी किस तरह की है आपने देखा टेलीविजन पे कि वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जो बातें साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है कि उसको समझने की जरूरत है। वहां की बारीकी, अभी पिछले महीने नवंबर में वहां पाकिस्तान में जब मैटर चल रहा था तो एक विटनेस आया और कहा कि कसाब जिंदा है, कसाब को मैंने लाइव देखा है। तो इस तरह की घटनाक्रम बदल जाती है दूसरे मुल्कों में। अभी भारत के लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ये है कि एनआईए इस केस को लड़ रही है। कसाब से बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिले और जगह से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई। जब हम पाकिस्तान को देते हैं, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को और ढेर सारी इनपुट और इंफॉर्मेशन देती है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वर्ल्ड टेररिज्म को कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं वो लगता है कि पाकिस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश होती है, लेकिन पाकिस्तान बच निकलने में कामयाब हो जा रहा है। तो उसके पीछे भारत सरकार की और जो भी एजेंसियां भारत की, उनको एक ठोस और पुख्ता सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पेश करना चाहिए, जिससे दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़े। वहां की सरकार के साथ साथ वहां की जो सेना है, कहते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा भूमिका है, वहां कोर्ट में भी उनके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें लगता है कि उन लोगों को जब तक हम कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी ही साबित होगी। हमें अगर मजबूत करना है तो देखिए, हम हेडली के गवाह बन के आने को एक अच्छा साइन मान सकते हैं भारत के लिए। हमें लगता है कि हमें बार बार उल्टा नकारात्मक तरीके से नहीं सोचना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचना चाहिए। अब सरकार की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्दी से जल्दी यहां गवाह इकट्ठा हो और इस केस को भी क्लोज किया जाए, कि सारी केस की फाइंडिंग तैयार करी जाए। कोर्ट से देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि लंबा अगर यही चलता रहेगा तो पाकिस्तान की जमीन से कौन लेकर आएगा? अगर भारत में कोई केस चल रहा है, भारत में तमाम सबूत यहां पर मौजूद है, वो सबूत मिल भी रहे हैं, लेकिन हम हाफिज सईद को उसका जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे? और ठहराएंगे भी तो क्या पाकिस्तान मांगेगा? पाकिस्तान की जमीन में वो केस चल रहा है, वो सबूत वहां पर मौजूद हैं। अगर आप वो सबूत पेश भी कर देंगे तो पाकिस्तान उसे नकार देगा। अब जैसा कि चर्चा हुई कि आतंकवादी मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाना चाहिए, उठाते भी हैं, तो क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत, कोर्ट है जहां पर इन मामलों को ले जाया जाए? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे।